नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, रूस अब क्रिमिया से अंडर वाटर टनल के जरिए जुड़ने की योजना पर कर रहा है काम। इसीलिए क्रिमिया की जमीन नेटो वर्सेस रूस प्लस चीन। ये बात इसलिए क्योंकि इसके निर्माण के लिए उसने चीन से अब चर्चा की है। बड़ी खबरें हमारे पास हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी और आगे इस बुलेटिन में आपको उस रिपोर्ट के मुताबिक डिटेल जानकारी देंगे जिसमें रूस जो अभी तक क्रिमिया से क्रेच ब्रिज के जरिए जुड़ा हुआ है, वो पुल और समुद्र के अलावा तीसरे विकल्प की कैसे तलाश में जुट गया है, उसको लेकर बड़ी खबरें मिल रही है। दरअसल क्रेच स्ट्रेट पुल की सुरक्षा पर बढ़ती रूसी चिंताओं की वजह से उसने अंडर वाटर टनल बनाने के लिए चीन से चर्चा की शुरुआत कर दी है, क्योंकि केर्च पुल को यूक्रेन की सेना 2 बार निशाना बना चुकी है। इसलिए यह खबर महत्वपूर्ण है। जी हां, और यूक्रेन के हमलों ने क्रेमलिन का सिरदर्द भी बढ़ा दिया है। कर्च ही एकमात्र पुल है जो रूसी मेनलैंड और क्रीमिया के बीच यातायात का मुख्य मार्ग भी माना जाता है। चीन इसी मौके का फायदा उठाते हुए रूस के साथ मिलकर अंडर वाटर टनल बनाने की योजना पर काम करने की फिराक में है। इसका असर क्या होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूसी सेना की खेरसोन में भीषण बमबारी हुई है। आर्टिलरी यूनिट ने नेप्रोविस्के पर दागे गोले, गोलाबारी में एक शख्स की मौत हुई है, एक घायल हुआ। रूसी आर्टिलरी यूनिट का यूक्रेन में भीषण बमबारी जारी है और T-90M टैंक से ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए हैं। रूसी सेना में विध्वंसक हमले के वीडियो भी जारी किए गए। और एक और बड़ी खबर, खारकोव में चेचन लड़ाकों का विध्वंसक हमला हुआ है। रॉकेट से दुश्मन के ठिकानों पर अटैक किया गया है। हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खारकोव की तस्वीरें हैं जहां पर रॉकेट से दुश्मन के ठिकानों पर अटैक हुआ है। और खबर यह भी है कि अवदिव्का में रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो चुकी है। सड़क पर दौड़ते दिखे टैंक और सैन्य वाहन। तस्वीरें आपके सामने होंगी क्योंकि इन्फेंट्री ब्रिगेड की ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें जारी की गई हैं। और एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। डेनमार्क की यूक्रेन को 31 अरब की मदद सामने आई है। डेनमार्क ने नेटो देशों से भी यूक्रेन की ओर मदद करने की अपील की है। तो क्रिमिया में अंडर वाटर टनल चीन बनाएगा। एक और सबसे बड़ी खबर है जहां अंडर वाटर टनल से जुड़ेंगे रूस और क्रिमिया। 1 साल में टनल के काम के पूरे होने को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि अभी रूस और क्रिमिया को जिस तरीके से क्रेच ब्रिज जोड़ता है, यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी खबर के तहत क्रिमिया में चीन और रूस से जिस तरीके से सीक्रेट डील को लेकर यह खबर सामने आ रही है, डिटेल जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यह साफ हो गया है कि क्रिमिया में अंडर वाटर टनल चीन की तरफ से बनाया जाएगा और अंडर वाटर टनल से रूस और क्रिमिया जुड़ेंगे, जिसका काम 1 साल में होगा पूरा। तो रूस और चीन का जो ये गठजोड़ है बहुत कुछ कह रहा है। क्रीमिया में चीन रूस से सीक्रेट डील। आइए आपको बताते हैं क्या है अंडर वाटर टनल। क्रीमिया में अंडर वाटर टनल बनाएगा चीन। अंडर वाटर टनल से जुड़ेंगे रूस और क्रीमिया। 1 साल में पूरा होगा इस टनल का काम। अभी रूस और क्रीमिया को जोड़ता है कर्च ब्रिज। रूस को 11 मील लंबे कर्च ब्रिज की चिंता है। यूक्रेन ने इस ब्रिज पर 2 बार अटैक किए हैं, आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी इतिहास में गवाह हैं। पुतिन को कर्च ब्रिज और क्रीमिया बचाने की चिंता है। अब देखिए रूस और चीन कैसे मिल रहे हैं। रूस ने 2014 में किया था क्रीमिया पर कब्जा। आपको वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये पूरी खबर बता रहे हैं कि रूस चीन के साथ मिलकर इस टनल का निर्माण कर रहा है। बड़ी खबर तो यह भी है कि सैन्य शेंगेन जोन से भड़के रूस की 2 टूक, जहां नेटो की दबाव बनाने की चाल ये बताई जा रही है। पेस्कोव की तरफ से इसको लेकर बयान आया। रूस के करीब सेना पहुंचाने की कोशिश और सैन्य शेंगेन प्रस्ताव संघर्ष बढ़ाएगा। तो क्रेमलिन की ये नई टेंशन है, क्योंकि इसी को देखते हुए आखिर यूरोप का ये पूरा प्लान है क्या, जान लीजिए। क्योंकि खबर ये है कि सैन्य शेंगेन जोन से
अब रूस भड़क रहा है और नेटो की रूस पर दबाव बनाने की चाल को देखते हुए खबर बढ़ी है। हालांकि यूरोपीय सेनाओं को रूस के पास लाने का ये प्लान और 4000 किलोमीटर में सैन्य निगरानी भी बढ़ जाएगी। हालांकि शेंगन क्षेत्र में 2 यूरोपियन यूनियन समेत 27 देश शामिल हैं और सैन्य शेंगन प्रस्ताव संघर्ष बढ़ाएगा, ये पेस्कोव की तरफ से बयान सामने आया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा रूस पर लगाए यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों में शामिल हो गया है, जिसके बाद रूस और ज्यादा भड़क गया है। तो रूस पर प्रतिबंध और भीषण होगी जंग, ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मोल्दोवा मॉस्को के खिलाफ यूरोपियन यूनियन प्रतिबंधों में शामिल और मोल्दोवा ने ही 13 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगाए थे। मोल्दोवा का ये कदम हालांकि शत्रुतापूर्ण बताया जा रहा है। रूस का इसको लेकर ये बयान है, ये कदम पश्चिम के रूसी विरोधी अभियान का ही हिस्सा है। रूस इसको लेकर रिएक्ट को कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर कि कैसे दोस्ती के बहाने रूस को चीन लूट रहा है। साइबेरिया में 2 गैस पाइपलाइन का निर्माण चीन करेगा और अपने फायदे के हिसाब से शर्तें भी चीन ही तय कर रहा है। ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि कैसे चीन रूस की मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। ये इस बयान के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि इस बयान को अगर आप गौर करेंगे तो इसमें साफ कहा गया है कि दोस्ती के बहाने रूस को चीन लूट रहा है और 2 गैस पाइपलाइन का निर्माण जिस तरीके से चीन कर रहा है, अपने फायदे के हिसाब से ही शर्तें चीन तय करता आया है। इसलिए इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे चीन रूस की मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। पश्चिम मीडिया किस तरीके से इस पूरे मामले को ले रहा है। चीन रूस के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहता है और यह भी कहा गया कि रूस के साइबेरिया में 2 गैस पाइपलाइन का निर्माण जिस तरीके से चीन कर रहा है, निर्माण की सारी शर्तें चीन की तरफ से तय की जा रही हैं और चीन ऐसी शर्तें तय कर रहा है जिससे उसे सिर्फ फायदा मिले। हालांकि नुकसान या जोखिम का खतरा हो तो उसे रूस पर ही डाल दिया जाएगा। और चीन की इसी दगाबाजी को देखते हुए दोस्ती जिस तरीके से रूस के साथ चीन कर रहा है, सवालों के घेरे में पश्चिम मीडिया ऐसे में चीन को ही रख रहा है। निधि, और एक और बड़ी खबर है, यूरोप के एक और देश के खिलाफ रूस छेड़ सकता है जंग। रूस और मोल्दोवा के बीच बढ़ा तनाव। रूस के खिलाफ ईयू के प्रतिबंधों में शामिल होने से रूस नाराज है। तो देखिए, युद्ध इस चरम पर आ गया है कि तनाव बढ़ रहा है। रूस और मोल्दोवा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईयू के यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों में शामिल होने से रूस नाराज है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए मोल्दोवा पर रूस के गुस्से की वजह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि रूस मोल्दोवा के बीच जिस तरीके से तनाव की ये स्थिति बनी हुई है उसकी कई वजह हैं। वजह यह कि मोल्दोवा यूरोपीय संघ में शामिल होने की इच्छा जिस तरीके से जाहिर कर चुका है, उस लिहाज से इस खबर को समझना जरूरी है कि रूस नहीं चाहता मोल्दोवा यूरोपीय संघ का हिस्सा बने। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है समझने की कैसे मोल्दोवा की राष्ट्रपति रूस पर तख्ता पलट की साजिश के आरोप लगा चुके हैं और इंपॉर्टेंट यह भी कि मोल्दोवा ने 13 रूसी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाकर रूस को और ज्यादा भड़कने का मौका भी दे दिया है। तो ये वो मुख्य तौर पर वजह है जिस आधार पर ये मान रहे हैं कि रूस और मोल्दोवा के बीच अब तनाव किस तरीके से वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ता गया है। और आपको बता दें कि गाजा युद्ध के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ, ईरान ने सीमा से ज्यादा यूरेनियम स्टॉक जमा किया है। सीमा से 22 गुना ज्यादा यूरेनियम जमा कर लिया है ईरान ने। तो ईरान ने यूरेनियम स्टॉक जमा किया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये अधिकतम सीमा से ज्यादा किया है। जितनी सीमा थी, जितनी लिमिट थी, उससे ज्यादा किया गया है, इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूक्लियर प्लान को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा है ईरान का। तो गाजा युद्ध के बीच ईरान पर जो खुलासे हो रहे हैं, अमेरिका को कैसे डरा दिया गया है। खामनेई के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA ने टेंशन बढ़ाने वाली तिमाही रिपोर्ट दी है और इसमें कहा गया कि ईरान ने तय सीमा से 22 गुना ज्यादा यूरेनियम का स्टॉक भी बढ़ा लिया है। यूरेनियम साल 2015 के समझौते से काफी ज्यादा है। ईरान के पास 3 परमाणु बॉम्ब के लिए 60% तक पर्याप्त बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम है। हालांकि परमाणु बम बनाने की क्षमता के लिए 90% प्योर यूरेनियम पार्टिकल्स की जरूरत होती है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि ईरान अब इसे हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की दुनिया को बड़ी चेतावनी, परमाणु बम बनाने के बेहद करीब ईरान। ईरान का एटमी हथियार महाविनाशक है।
ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना होगा, इजरायल का कहना है। मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ा खतरा इस वक्त है। देखिए, बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी वार्निंग इजरायल की तरफ से आई है और ईरान को लेकर कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम को रोकना होगा ईरान के, क्योंकि वो तेजी से अपने एटमी प्रोग्राम का विस्तार कर रहा है। तो इस बड़ी चेतावनी के तहत एटमी रण को समझना जरूरी है। इसलिए ईरान वर्सेस इजरायल के तहत ये जानना और समझना जरूरी है कि ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के जिस तरीके से बेहद करीब पहुंच गया है, खबर बड़ी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि ईरान का यही न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडिल ईस्ट पर खतरा है। ईरानी परमाणु बॉम्ब दुनिया को बदल कर रख देगा। दुनिया को मिलकर तेहरान को रोकना होगा, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। हालांकि ऐसे में तुर्की और रूस के प्लान को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने, क्योंकि इजरायली परमाणु मुद्दे को सामने लाना और साथ ही अमेरिका को टारगेट करते हुए यह समझना कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात आखिर क्यों कही जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल इजरायल के 13 बंधकों की रिहाई हुई और हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। इजरायल ने 39 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। इजरायल ने 39 फिलिस्तीनी जो कैदी थे, बंद थे इजरायल की जेलों में, उन्हें रिहा किया गया। ये एक्सचेंज किया गया और कल जो बंधक थे उन्हें रिहा किया गया। आज भी बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। 4 दिन तक ये सीजफायर चलेगा, दूसरा दिन है सीजफायर का। लेकिन ये सबसे बड़ा अपडेट है, 39 बंधक जो हैं वो रिहा हुए हैं। 39 कैदी रिहा हुए हैं इजरायल के कैद से और 13 बंधक हमास के कैद से रिहा हुए। हमास ने 11 विदेशी बंधकों को भी छोड़ दिया है। बड़ी खबर यह है कि थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के एक बंधक को छोड़ा गया है। हालांकि थाई नागरिकों की रिहाई डील का हिस्सा नहीं थी। और एक और बड़ी खबर, इजरायल ने कल 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। कैदियों के पहले जत्थे को हमास को सौंपा गया। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचे फिलिस्तीनी। आपको बता दें कि ये एक्सचेंज किया जा रहा है बंधक डील के साथ। शुरू होने के साथ ही 4 दिन तक ये चलेगा, जिसमें कैदियों में 15 बच्चे और 14 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी कैदियों की भी रिहाई हुई है। वहीं फिलिस्तीनी युवती मारा बकर की रिहाई को लेकर भी खबर आई। आपको बता दें, 8 साल से इजरायल की जेल में मारा बकर बंद थी। मारा बकर की रिहाई पर घर वालों ने कैसे खुशी जताई, तस्वीरें देखिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महिला कैदी मलक सलमान की तस्वीर भी सामने आई है। 8 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद परिजनों से मिली मलक सलमान। मां से मिलकर भावुक हुई मलक सलमान, गले लगाकर काफी देर तक रोती भी रही। और अब इजरायल की जेल से रिहाई के बाद महिला कैदी ने खुशी जताई है। एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां महिला कैदी सारा अब्दुल्ला की ये तस्वीर आपके सामने है। 8 साल बाद इजरायल की जेल से सारा अब्दुल्ला रिहा हुई हैं और जेल से रिहा होने के बाद किस तरीके से सरजमी पर पहुंचकर उसे नमन करती हुई वो नजर आई और चूमती हुई नजर आई। महिला कैदी जो कि जेल से रिहाई के बाद, इजरायल की जेल से रिहाई के बाद बाहर आने के बाद खुशी जाहिर कर रही हैं। सारा अब्दुल्ला जो कि 8 साल बाद इजरायल की जेल से रिहा हुई हैं। और ये ऑपरेशन हेवेंस डोर है। कैसे हुई बंधकों की रिहाई, आई अब आपको ये बताने जा रहे हैं। हमास ने 13 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया है। थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के एक बंधक को भी हमास ने छोड़ा है। बंधकों को खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग पहले लाया गया। एम्बुलेंस के जरिए राफा क्रॉसिंग बंधक पहुंचे, जितने भी होस्टेज थे। राफा क्रॉसिंग से होते हुए बंधक इजराइल पहुंचे। ये पूरा प्लान था और ये ऑपरेशन हेवेंस डोर का प्लान था। एक बड़ी खबर बता दें, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है युद्ध विराम एक अल्प विराम है। आईडीएफ पूरी ताकत से फिर से करेगी हमला। अभी युद्ध विराम एक अल्प विराम है, लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेगी जंग। ये कहना है योव गैलेंट का। देखिए, बहुत बड़ा बयान है इजराइल का इस युद्ध विराम के दौरान। ये बहुत बड़ा बयान है। अब क्या कुछ कहना आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इस बयान के बाद और ज्यादा संग्राम मच सकता है।
तो इजराइल हमास के बीच भले ही अभी युद्ध विराम चल रहा हो और योव गैलेंट इसे अल्प विराम बता रहे हो, लेकिन आगे भीषण जंग तय है। हमास के साथ संघर्ष विराम एक छोटी राहत जरूर है। संघर्ष विराम के बाद तेज होगा सैन्य अभियान, लक्ष्य हासिल होने तक ऑपरेशन जारी भी रहेगा। इसके अलावा 240 बंधकों की वापसी के लिए यह पूरा संघर्ष विराम है। शांति के लिए हमास का विनाश जरूरी है। एक तरफ इजराइल ये कह रहा है और रिहाई के बीच आईडीएफ ने धमकी भी दे दी है। एक तरफ चल रही है बंधक डील तो दूसरी तरफ धमकी भी सामने आई है। धमकी क्या है जान लीजिए। गाजा में सेना पर हमला तो करारा जवाब देंगे। युद्ध विराम के बीच जवाबी हमले के लिए हम तैयार हैं। सेना फिर से जंग में उतरने की तैयारी कर रही है। दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और बड़ी खबर बंधकों की रिहाई पर नेतन्याहू की जिस तरीके से नजर है उसको लेकर है, क्योंकि नेतन्याहू ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की है और तेल अवीव के कमांड सेंटर में गैलेंट भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जहां बंधकों की रिहाई को भी लगातार बैठकर मॉनिटर किया गया है। और इससे पहले भी बंधकों की रिहाई को लेकर जिस तरीके से वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई उसकी तस्वीरें भी साझा की गई थी। हालांकि नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि इस पूरे ऑपरेशन पर वो नजर बनाए हुए हैं और तेल अवीव के कमांड सेंटर की उसी वक्त की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है जब गैलेंट भी उनके साथ यहां मौजूद थे। और एक और बड़ी खबर, सिनवार ने सीजफायर के नाम पर इजराइल को धोखा दिया। इजराइल के अखबार यरूशलम का यह दावा सामने आया है। सीजफायर से इजराइल को नुकसान होगा, यह अखबार का कहना है। हमास को सैन्य ताकत जुटाने का वक्त मिल जाएगा। तो इस बीच हमास के टॉप कमांडर यह सिनवार को लेकर भी इजराइल में एक नया डर वायरल हो चुका है। हालांकि इजराइल की अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा विभाग को लगता है कि यहाँ सिनवार ने ही सीज फायर के नाम पर इजराइल को धोखा दिया है। ऐसा हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस सीज फायर के जरिए सिनवार जंग को लंबा खींचने का प्लान बना रहा है। इससे हमास को सैन्य ताकत जुटाने का वक्त भी मिलेगा। हमास दुनिया में सीज फायर के जरिए इजराइल को कमजोर दिखाना चाहता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश होगी और कि इजराइल गाजा पर दोबारा से हमले तेज ना करे। अगर इस दबाव के चलते इजराइल गाजा के सीमित इलाके में भी ऑपरेशंस करता है तो इससे हमास को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि इसके अलावा सीजफायर के तहत अगर 4 दिन गाजा पर इजराइल हमले नहीं करता तो इससे हमास के बड़े कमांडर्स को भी भागने का मौका मिल सकता है, यानी वक्त मिल जाएगा। साथ ही हमास और ज्यादा हथियार जुटाने का प्लान भी बना रहा है जिससे वो इजराइल पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी में है। और एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम के बीच इजराइल की हमास को चेतावनी सामने आई है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये आईडीएफ का कहना है। उत्तरी गाजा में कोई भी न लौटे, अपने सैनिकों को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया गया है इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से। और कहा गया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा अल्प विराम है और सीज फायर के बाद फिर जंग और ज्यादा बड़ा रुख लेगी। अपने सैनिकों को वहीं पर पोस्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। गाजा से एक और चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इजराइल ने गाजा में आसमान से पर्चे गिराए जिन्हें पढ़ने के बाद गाजा के लाखों लोगों की सांसें फिर से अटक गई हैं। इन पर्चों में आखिर ऐसा है क्या? क्योंकि खतरे के सायरन भी बजने लगे हैं। पर्चे इजराइल की ओर से सीज फायर के ऐलान के बाद गिराए गए हैं। इन पर्चों में इजराइल की ओर से गाजा और हमास के लोगों के लिए विस्फोटक संदेश लिखा गया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये युद्ध विराम अस्थायी है, यानी सिर्फ 4 दिन के लिए है और इसके खत्म होते ही गाजा पर इजराइल के हमले फिर शुरू हो जाएंगे। अब इजराइल ने चेतावनी दी है कि सीज फायर के बीच किसी को भी उत्तरी गाजा में जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उत्तरी गाजा एक खतरनाक वॉर जोन है जहां अब एक बड़े हिस्से पर उसका कब्जा भी है। इसीलिए इजराइल ने पर्चे में गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी नॉर्थ गाजा की ओर ना लौटे। सलाह अल दीन रोड से सिर्फ साउथ गाजा जाने की इजाजत है। रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर अवदीवका पर नियंत्रण की जंग तेज कर दी गई है। सर्दियों से पहले रूस यहां कब्जा चाहता है।
बीती रात भी अवदीवका के कई फ्रंट पर रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई हमलों को अंजाम दिया। हालांकि यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने रूस के कई ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। रात के इन हमलों के बाद सुबह सुबह रूस की आर्टिलरी फोर्स की कई मोर्चों पर मजबूत किलेबंदी नजर आई। अवदीवका की ओर बढ़ रहा T-90 टैंकों के बड़े काफिले ने यूक्रेनी ठिकानों पर जमकर कहर मचाया। रूस के आक्रामक हमले का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, जब मल्टी रॉकेट लॉन्चर TOS-IA से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बारिश की गई। रूस और यूक्रेन अभी भी एक दूसरे के सामने हैं। दोनों ही देश हर दिन एक दूसरे को टारगेट भी कर रहे हैं। लुहान से खेरसों तक कैसे कोहराम मचा हुआ है, देखिए। लुहांस्क में कई मोर्चे पर यूक्रेन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आमने सामने की जंग के बाद यूक्रेन ने कई रूसी सैनिकों को जिंदा पकड़वाने का दावा किया है। यूक्रेन ने स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। दूसरी ओर रशियन आर्मी ने खेरसोन, जपोरिजिया और अवदीवका में मिसाइल हमला कर जोरदार पलटवार किया। यूक्रेनी मीडिया ने इन हमले में कई नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन से संभावित खतरे को देखते हुए रूस ने अब सीमावर्ती शहरों की सुरक्षा में TOR-M2 एयर डिफेंस सिस्टम की कई यूनिट मैदान में उतार दी है। और भीषण जंग के बीच रूसी सेना के प्लान विंटर का खुलासा हुआ है। पिछले साल की तरह उसकी सेना बंकरों में साजो सामान जमा कर रही है, मिसाइल लॉन्चर साइट तैयार कर रही है। लीमन में यूक्रेन की किलेबंदी को तोड़ने के लिए रूस की आर्मी ने बड़ी रणनीति बनाई है। सर्दियों से पहले रूसी ठिकानों पर गोला बारूद, मिसाइल और रॉकेट जमा करने के बाद अब उनके लिए गुप्त ठिकाने भी बनाए जा रहे हैं। सर्दियों में सैन्य मूवमेंट पर लगाम संभावी है, लिहाजा अलग अलग मोर्चे पर भूमिगत बंकर बनाए जा रहे हैं, जहां सैनिकों के लिए हर जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। सर्दियों से पहले यूक्रेन के ऊर्जा केंद्र एक बार फिर रूसी सेना के निशाने पर है। जंग के 49 दिन बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब बंधकों की रिहाई हुई। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिलीज किया। बदले में इजराइल ने 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ा। ये तस्वीर इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर के सामने से आई है, जब इजरायली सेना की निगरानी में फिलिस्तीनी कैदियों को बस से उनके ठिकानों तक सुरक्षित भेजा गया। IDF ने ये वीडियो अब जारी किया है। अल जजीरा के मुताबिक IDF ने 13 इजरायली बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है, जिनमें 24 महिलाएं और 15 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। सारा अब्दुल्ला, मलक सलमान और मारा बकीर भी उस 24 महिलाओं में शामिल है जो सालों से इजरायली जेलों में कैद थी। इनके घर वापसी पर जश्न जैसा माहौल दिखा। और गाजा युद्ध अब एक नए मोड़ पर जा पहुंचा है। सीज फायर के बीच इजराइल और हमास ने बंधकों की रिहाई का पहला चरण पूरा किया। 39 दिनों के संघर्ष के बाद इजराइल और हमास ने शुक्रवार को एक दूसरे के बंधकों को रिहा किया। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिलीज किया। इसके साथ ही उन बंधकों की तस्वीरें भी जारी की। इजराइल के बंधक मिस्र के रास्ते इजराइल पहुंचे। थाईलैंड के 12 बंधकों को मिलाकर कुल 25 बंधकों की रिहाई हुई। IDF के 4 हेलीकॉप्टर इस वक्त गाजा पर मंडराते रहे। बंधकों के इजराइल पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उधर हमास ने बंधकों की रिहाई का एक काल्पनिक वीडियो जारी कर खुद को रहमदिल बताने की कोशिश की। आज दूसरे दिन भी बंधकों के दूसरे दल को छोड़ा जाएगा। इसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हमास और इजराइल युद्ध के 50वें दिन आज अल्प विराम के दौरान 13 और इजरायली बंधकों को हमास छोड़ सकता है। बंधकों की इस दूसरी खेप के बदले इजराइल भी तय शर्त के मुताबिक जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिसकी सूची इजराइल ने भी जारी कर दी है। हालांकि इसे मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया गया है। नेतन्याहू ने पहले ही कह रखा है कि पूरी कार्रवाई के बाद ही मीडिया को कैदियों की रिहाई के बारे में बताया जाएगा। खबर है कि हमास के चंगुल से रिहा किए जाने वाले लोगों में महिला, बुजुर्ग और बच्चों की संख्या ज्यादा होगी।